गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय। एंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट दो वीडियोस में हमने बात की यूनिट फर्स्ट के बारे में। हमने यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कवर किया है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। अब देखिए, यूनिट सेकंड वैसे तो बहुत बड़ी है, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो हम इस वीडियो में केवल लिमिटेड क्वेश्चंस को ही, या जो इंपॉर्टेंट है उनको ही डिस्कस करेंगे। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में। फिर हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कैरिकुलम के बारे में। अब कैरिकुलम में हम क्या क्या देखेंगे, तो उसमें हम डेफिनेशन, उसके टाइप्स, कैरिकुलम डिज़ाइन, अप्रोचेस, उसके कंपोनेंट्स, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कैरिकुलम डेवलपमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और एक और टॉपिक है लेसन प्लान, जिसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसको इस लेक्चर में हम काउंट नहीं करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो, यदि क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के डिफाइन करो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, तो आप पहले क्या डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन कर दोगे? नहीं, आप पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन डालोगे कि भाई जैसे ये एक्वायर्ड प्रोसेस है, ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जो कि एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ देती है किसी भी एक पर्सन के ऊपर या लर्नर के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसकी लर्निंग की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन आप लिखोगे। फिर हम बात करेंगे उसकी डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि क्या क्या इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो 3 टाइप के उसके डिटर्मिनेंट्स हैं लर्निंग के। वो कौन कौन से? लर्निंग नीड, रेडीनेस टू लर्न एंड लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग नीड क्या है कि भाई हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। थिंक दैट लर्नर डिजायर एंड नीड टू नो, मतलब कि भाई जो लर्नर है, यानी जैसे हम जो सीखने वाले हैं, वो उसको ये पता होना चाहिए कि वो ये चीज़ सीख क्यों रहा है। जैसे हम सीईटी पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो सीईटी या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे मार्क्स अच्छे हैं एग्जाम में। ठीक है, हम जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स हमें मिल जाए। ओके, फिर है सेकंड रेडीनेस टू लर्न, मतलब कि टेल अबाउट इंटरेस्ट एंड विल ऑफ लर्नर। ठीक है, आप लोगों का, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सीईटी में, है ना, बट फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो रेडीनेस टू लर्न क्या बताता है? ये बताता है कि लर्नर की कितनी विल है या इंटरेस्ट है उस टॉपिक को कवर करने में। लास्ट हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या होती है? मेथड ऑप्टिमम दैट लर्नर रिक्वायर, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्टिमम मेथड है जो कि लर्नर को चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। जैसे कि कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम डेमोन्स्ट्रेशन से काफ़ी अच्छा बता सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनको हम नॉर्मल टीचिंग से या जो नॉर्मल वर्बलाइजेशन, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, उससे भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लर्निंग स्टाइल के कौन से उन्होंने एविएट्स या किस तरह का उन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ किया है। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं कि क्या है ये डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग नीड के बारे में कि लर्निंग नीड क्या है। तो गैप इन नॉलेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अब ये क्या हुआ, लर्निंग नीड का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हमने कोई टॉपिक याद किया। ओके, आज हमने टॉपिक याद कर लिया लर्निंग के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन हमने याद कर लिया, तो है ना, हमें पूरा याद भी हो गया। और हमने सोचा यदि अब क्वेश्चन आ गया तो हम अच्छे से लिख के आएंगे। अब इंटरनल आ गया हमारे और सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम लिख के नहीं आ पाए। हम याद करके गए थे इतना और हम लिख के आए केवल इतना। तो जो ये गैप है ना, ये इसके और इसके बीच में, यानी इतना गैप आ गया कि ये तो हमने सोचा था डिजायर परफॉर्मेंस, ओके, और ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसके बीच में जो गैप है वो होता है लर्निंग नीड। अब आपने आके देखा कि अरे यार सच में मैं तो पढ़ नहीं पाया, इतना पढ़ नहीं पाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मैं इतने अच्छे तरीके से उसको लिख नहीं पाया, लिख के नहीं आ पाया, चाहे मैंने याद पूरा किया था बट एक्चुअली मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लर्निंग नीड बोलेंगे कि हमें किस जगह पे जरूरत है। जैसे कि आपने देखा कि यार 3 डेफिनेशन थी लर्निंग की, मैं 2 ही लिख के आया, बाकी तीसरी मुझे याद ही नहीं आई। तो आपकी नीड क्या है कि वो तीसरी वाली आप पढ़ो। ओके, तीसरी वाली डेफिनेशन पढ़ो, या फिर कुछ और चीज जो आप भूल गए हो उसको आपको प्रिपेयर करना या फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, उसी को हम बोलेंगे लर्निंग नीड। इसके बाद हम बात करेंगे असेसमेंट टू लर्निंग नीड कि लर्निंग नीड का असेसमेंट कैसे किया जा सके। सबसे पहले आइडेंटिफाई लर्नर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे देखो, अलग अलग टाइप के होते हैं, विजुअल हो गया, विजुअल लर्नर हो गया, ऑडिटरी लर्नर हो गया और काइनेस्थेटिक लर्नर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। विजुअल लर्नर कौन होते हैं? जो कि देख के चीजों को सीखते हैं। ओके, ऑडिटरी लर्नर कौन होते हैं? जो हियरिंग से या फिर सुन के चीजों को सीखते हैं। एंड काइनेस्थेटिक कौन होते हैं? जो कि टच के थ्रू चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लर्नर को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चूज एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट। हमने लर्नर के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट को चूज कर
लिया। जैसे विजुअल लर्नर है तो उसके लिए भाई हमें एविएट्स होना जरूरी है, एविएट्स जैसे प्रोजेक्टर होना जरूरी है, या फिर फ्लैश कार्ड, ठीक है, चार्ट्स, ये सब का होना जरूरी है। गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर, लर्नर के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। एंगेज हेल्थ केयर मेंबर और स्टाफ, जो हेल्थ केयर मेंबर या स्टाफ है उनको हम एंगेज करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइज नीड को प्रायोरिटाइज करेंगे। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन रिसोर्स, कि भाई जो एजुकेशन रिसोर्स है वो अवेलेबल है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। जैसे एक विजुअल लर्नर है, उसको चाहिए होता है प्रोजेक्टर, अब हम चेक करेंगे भाई प्रोजेक्टर है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम क्या उसका अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, भाई हमारे पास चार्ट है या नहीं है, फ्लैश कार्ड्स है या नहीं है, ठीक है, मतलब उसका अल्टरनेट को भी हम देखेंगे। एंड कंसिडर टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट में भी हम ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम रेडीनेस टू लर्न को चेक कर सकते हैं, सॉरी इस तरह से हम लर्निंग नीड को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडीनेस टू लर्न कि किस तरह के भाई जो लर्नर है वो कितना इंटरेस्टली पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग प्रोसेस में। डिटरमाइन विलिंगनेस ऑफ लर्नर टू एक्वायर नॉलेज कम आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग नीड्स। ओके, मतलब लर्निंग नीड को जब उसने इवॉल्वेट कर लिया, इवॉल्वेट मतलब भाई देखो मैं 3 डेफिनेशन याद करके गया था बट मैं लिख के 2 ही आ पाया। अब जो एक डेफिनेशन बची ना, मुझे उसको याद करना है या नहीं करना, ये इसकी जो रेडीनेस है, मतलब आतुरता, जैसे कि यार नहीं मुझे करना पड़ेगा, यस मैं कर सकता हूँ, तो ये हो गया कि हाँ यार वो अच्छा से मैं उसका इंटरेस्ट काफी अच्छा है उस चीज को याद करने में, ठीक है। अब यही दूसरा है वो कह रहा है अरे यार कौन याद करे, 2 डेफिनेशन याद तो कर ली, काफी है, वही लिख देंगे, तो मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट नहीं है तो जो रेडीनेस टू लर्न है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि भाई हाँ मैं एक डेफिनेशन है उसको मैं याद करके जाऊंगा, तो उसकी जो रेडीनेस टू लर्न है वो काफी अच्छी है, ठीक है। कैन वी फाइंड व्हेन लर्नर विलिंगली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एंड रेस्पॉन्सिव टू लर्निंग, मतलब कि भाई जो रेडीनेस टू लर्न है ये कब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जब इंटरेस्ट जो लर्नर का है वो काफी अच्छा हो, या फिर वो विलिंगली पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। और अब यदि वो विलिंगली पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स भी करेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास है जिसमें एक टीचर है वो कुछ पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट बैठा हुआ है ऐसे कि यार कब जाएगा यार प्लीज, अब रेस्ट होएगा, मैं खाना वाना खाऊंगा, ऐसे करके सोच रहा है वो कि यार इसको जाने दो, मतलब उसका अनविलिंगली बैठा हुआ है वो, उसका कोई विलिंगली पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन यही दूसरा है वो देख रहा है कि हाँ यार सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा ही आ गया, ठीक है, तो वो विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट भी है उस जगह पे जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें, ठीक है। अब टीचर ने उसके बाद सवाल पूछा, उसने कहा चलो बताओ क्या है इसका आंसर, तो जो इंटरेस्टली या विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा था वो आगे से बोलेगा हाँ सर इसका आंसर ये, यानी उसका जो रेस्पॉन्स है लर्निंग के थ्रू वो क्या है, काफी अच्छा है। ये तो विलिंगली पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्स टू लर्निंग ये बताते हैं किसको, रेडीनेस टू लर्न को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडीनेस के, भाई रेडीनेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसके ये टाइप्स इतने सारे हैं 4, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है पीक, PEEK। ओके, अब इसमें पी का मतलब क्या है, फिजिकल रेडीनेस, ई मतलब इमोशनल रेडीनेस, ई मतलब एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस, एंड के मतलब नॉलेज रेडीनेस। अब फिजिकल रेडीनेस का मतलब क्या है भाई, कि भाई वो पढ़ना तो चाहता है, मतलब उसका इंटरेस्ट तो है, बट वो क्या फिजिकली एक्टिव है या नहीं है, जैसे उसमें एबिलिटी है या नहीं है। जैसे 3 साल के बच्चे को आप है ना 12th क्लास की मैथ पढ़ा रहे हो, तो क्या उसमें एबिलिटी है, वो फिजिकली रेडी नहीं है, यानी उसकी जो फिजिकल रेडीनेस है वो नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट, भाई आप मैथ पढ़ा रहे हो है ना, या फिर आप है ना हिस्ट्री पढ़ा रहे हो जिसके लिए चाहिए फुल फोकस, ओके, और बाहर से है ना कंटिन्यू शोर आया जा रहा है, बच्चे इधर पटाखे फोड़ रहे हैं, उधर है ना मोटरसाइकिल वाला मतलब स्टाइल मार रहा है ऐसे करके, हॉर्न की आवाज आ रही है, तो वो एनवायरमेंट सूटेबल नहीं है, तो वो भी फिजिकल रेडीनेस में आएगा कि फिजिकली वो रेडी नहीं है एनवायरमेंट। हेल्थ स्टेटस, यदि जो लर्नर है उसकी तबीयत खराब है तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा ना, वो फिजिकली रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो फिजिकल रेडीनेस है वो बेकार होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इमोशनल रेडीनेस, कि भाई इमोशनली कितना एक्टिव है या कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो, ठीक है। जैसे एंजाइटी लेवल, अब कोई लर्नर है उसका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो वो कुछ चीज सीख ही नहीं पाएगा, वो डिमोटिवेटेड है तो भी नहीं सीख पाएगा, और उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो भी वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन यही उसका एंजाइटी लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, ऑप्टिमम जिसे हम बोल सकते हैं, काफी हाईली मोटिवेटेड है या फिर ऑप्टिमम मोटिवेटेड है, और उसका सपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है, तो वो इमोशनली भी रेडी इमोशनली भी वो रेडी है कुछ भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। अब ई मतलब एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस, इसका मतलब क्या हो गया, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ओरिएंटेशन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस का मतलब होता है कि भाई उसका एक तरीके से ध्यान कहाँ है, मतलब जो भी चीज चल रही है उस पर उसका ध्यान है या नहीं है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, वो क्या चीजों को सीखना चाहता है या नहीं चाहता, ओके, यदि चाहता है तो वो उसका जो एक्सपेरिमेंटल रेडीनेस है वो काफी अच्छा है। ओरिएंट, वो अपने चारों तरफ से ओरिएंट है या नहीं है, जैसे मैंने बोला था ना कि एक बच्चा ऐसे बैठा है कि अरे यार
कब जाएगा, तो वो ओरिएंट नहीं रहेगा, आसपास क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज रेडीनेस के बारे में कि भाई नॉलेज रेडीनेस में क्या आएगा, कॉग्निटिव एबिलिटी। जैसे कोई एक मेंटली रिटार्ड चाइल्ड है, उसको आप 10th क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो नई चीज़ों को समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसका जो नॉलेज रेडीनेस है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। करंट नॉलेज, भाई हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्टेट एंड गायनिक के बारे में और हमें कुछ पता ही नहीं है नॉर्मल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में, तो हम क्या ही चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, एंड लर्निंग स्टाइल कि किस तरह से टीचर पढ़ा रहा है। एक है टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्टली पढ़ा रहा है कि कोई बिल्कुल मूव नहीं करेगा, बिल्कुल सीधे बैठे रहो, क्रॉस लेग नहीं करना, हाथों को ऐसे नहीं करना, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टनेस आ गई। और एक है कि हाँ चलो ठीक है आप जैसे बैठना चाहो कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन अच्छे से सुनो चीज़ों को, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी स्टाइल कैसी है पढ़ाने की। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल क्या है भाई, तो द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल वाज डेवलप इन 1970। लर्निंग स्टाइल का जो कंसेप्ट था वो 1970 में एक तरीके से डेवलप हुआ था। द वे और मेथड ऑफ लर्निंग दैट प्रोवाइड बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे एक इंडिविजुअल को ऐसा कौन सा मेथड का यूज किया जा रहा है जिससे कि उसको बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे हम बोलते हैं लर्निंग स्टाइल। मतलब कि एक टीचर कौन सा लर्निंग स्टाइल मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहा है जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि भाई जो टीचर जब पढ़ा रहा है तो लर्नर ऐसा कौन सा स्टाइल यूज कर रहा है जिससे कि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा है या उसको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है चीज़ों को सीखने की। आप जैसे कि लर्निंग स्टाइल में ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी क्लास है, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, देखो एक ये बहुत बड़ी क्लास है, यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा बैठा है पीछे की तरफ, एक बच्चा बैठा है आगे की तरफ। तो अब अपॉर्चुनिटी किसके पास अच्छी है? अपॉर्चुनिटी इसके पास अच्छी है, आगे बैठा हुआ है, और कि भाई टीचर थोड़ा सा भी बोलेगा उसको समझ में आएगा, वो डाउट भी जल्दी से पूछ सकता है, और जो पीछे वाला है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, लोग आगे बैठे हुए होंगे, ठीक है, बातचीत चल रही होगी पीछे भी, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये लर्निंग स्टाइल आ गया। लास्ट हम बात करते हैं टाइप्स। तो विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक या टेक्टाइल, जैसे कि मैंने बताया था, तो इस टाइप की ये लर्निंग होती है। तो ये हमने बात की डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ टीचर, कि भाई टीचर में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा टीचर बन सके। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी वो क्वालिटीज होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, पैशन फॉर लर्निंग, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, कोलैबोरेटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्ड लीडर, एंगेजिंग, एडेप्टेबल एंड गुड लिसनर। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक टीचर को गुड टीचर बनाती हैं। अब एक एक करके सभी क्वालिटीज को देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, ठीक है। जो टीचर है, जो एक अच्छा टीचर है, वो गुड कम्युनिकेटर या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब हम समझाते हैं तब कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन। मतलब स्टूडेंट या जो टीचर है वो जब स्टूडेंट को समझा रहा है तो टीचर को भी टाइम देना चाहिए कि वो स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन है या फिर जिस जगह पे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है उस जगह पे वो पूछे, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए देख लेते हैं। यदि एक टीचर काफी अच्छा कम्युनिकेटर है यानी गुड कम्युनिकेटर है तो इफेक्टिवली नॉलेज को दे पाएगा स्टूडेंट को, ठीक है। अब यदि वो इफेक्टिवली नॉलेज इंपार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ भी पाएंगे, और यदि अच्छे से समझ लेंगे तब कोई टीचर है वो पूछेगा। जैसे मैंने कुछ भी चीज पढ़ा दी, कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब मैंने अच्छे से नॉलेज भी आप लोगों को दी, ओके। अब आप लोगों ने काफी अच्छे से उसको अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है। तब बाद में मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे जो फीडबैक है ना वो भी काफी अच्छा मिलेगा। मतलब कि अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो मैं अच्छे से नॉलेज को दे पाऊंगा, और ये अच्छे से नॉलेज दे रहा हूं तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे और मुझे फीडबैक भी काफी अच्छा मिलेगा। और यही क्वालिटी होती है या फिर यही एक बोल सकते हैं हम तरीका है जो कि एक टीचर को पास होना चाहिए, एक अच्छे टीचर के पास होना चाहिए कि कम्युनिकेशन अच्छे से करे। अब कम्युनिकेशन अच्छे से करेगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड लिसनर के बारे में। अच्छा, एक जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो ऐसा नहीं है केवल बोलता ही बोलता है, नहीं वो सुनता भी अच्छी तरीके से, जैसा कि मैंने बोला था टू वे कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा वक्ता होता है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचिंग मस्ट बी टू वे मतलब टीचर से स्टूडेंट और स्टूडेंट से टीचर, ठीक है। ये हो गया वही कम्युनिकेशन वाला, ओके। लिसनिंग हेल्प अ टीचर टू फाइंड आउट लैकिंग इन द एरिया ड्यूरिंग इम्पार्टिंग नॉलेज।
मतलब कि भाई लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सुने वो बच्चों की, वो तो छोटे हैं ना बच्चे, क्यों सुने उनकी, मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्यों सुनूँ किसी की, नहीं, ठीक है। अब कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे टीचर लैगिंग कर जाते हैं, जैसे हम भी कभी कभी क्या है दिक्कत कर देते हैं, कई चीज़ों को समझाते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें कमेंट सेक्शन में आ जाता है कि सर आपने ये नहीं बताया, या बॉस आपने ये वाली चीज़ नहीं बताई, तो उनको उनका रिप्लाई मिल जाता है ऐसे ही। तो लिसनिंग यानी सुनने से क्या होता है, सुनने से हमें हमारी लैगिंग के बारे में पता लगता है, या फिर ये भी पता लगता है कि स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए गुड लिसनर ये भी एक क्वालिटी है एक अच्छे टीचर की। नेक्स्ट है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब क्या है, अ गुड टीचर मस्ट बी अडेप्ट द इवॉल्विंग एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे ना लॉकडाउन लग गया था, तो जो टीचर्स थे जो कि क्या करते थे, पढ़ाते थे, वो क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गए यूट्यूब पे, ठीक है। अब यूट्यूब पे शिफ्ट हुए तो क्या हुआ भाई, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, मतलब सब कुछ नया नया। अब क्या है, कई लोग इस पे अडेप्ट हो पाए, कई लोग नहीं हो पाए। अब जो नहीं हो पाए ना, वो बैठ गए, मतलब रुक गए, और जो अडेप्ट हो गए वो आगे बढ़ते गए, वो काफी अच्छा पढ़ा भी रहे, ठीक है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है वो अडेप्टेबल भी होना चाहिए, किसके लिए, इवॉल्विंग एनवायरनमेंट। इवॉल्विंग एनवायरनमेंट मतलब पहले भाई चौक वाला बोर्ड था, फिर मार्कर वाला आया, और अब डिजिटल बोर्ड आ गए, ठीक है। तो ये जो इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है उसको एक अच्छा टीचर अडेप्ट भी करना चाहिए। अब यदि अडेप्ट कर लेगा तो वो अच्छे से नॉलेज को दे पाएगा, और अच्छे से नॉलेज को दे पाएगा तो क्या करेंगे, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, और सीख पाएंगे तो वो जो चेंज है वो उनके बिहेवियर में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। टीचर अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट, एबल टू इम्पार्ट नॉलेज वेल, एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ लर्नर, ठीक है। मतलब कि अच्छे से जो बिहेवियर है लर्नर का वो चेंज कर पाएगा, या फिर इसको मॉडिफाई कर सकेगा। ओके, स्किल्ड लीडर। अब टीचर है तो टीचर ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाने का नहीं, वो लीडर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टीचर में यदि सेंस ऑफ लीडरशिप है तो वो अच्छे से अपने स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक टीचर या अच्छा टीचर स्किल्ड लीडर भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, गुड टीचर मस्ट बी गुड टीचर कैन शिफ्ट गियर एंड इज फ्लेक्सिबल व्हेन लेसन इज नॉट इफेक्टिव। जैसे भाई पिछले साल हमने फार्मा पढ़ी थी, ठीक है, वो अच्छी भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी, तब तो मजा आ रहा था। बट अब ये जो सीट है ना यार, ये दिक्कत करती है, इसलिए क्या है, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यदि कोई बोरिंग टॉपिक आ रहा है ना तो उसको अच्छे से समझाना चाहिए, या फिर कुछ हंसी मजाक कर लेना चाहिए बीच में, जिससे कि बोरिंग एनवायरनमेंट बना ना रहे। मतलब हर 15-20 मिनट के बाद में थोड़ा एक जोक मार दिया, या फिर कुछ ऐसा कि हाँ हल्का फुल्का रहे एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिप्रेस वाला कि ओ भाई क्लास में आए या फिर कहाँ गए, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो जो टीचर है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो ये हो गई क्वालिटीज ऑफ टीचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम के बारे में कि कैरिकुलम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द टर्म कैरिकुलम वाज फर्स्ट टाइम यूज इन स्कॉटलैंड। तो कहाँ यूज की गई थी, स्कॉटलैंड में यूज की गई थी, और उसके बाद वो ये एजुकेशन का पार्ट बन गई। यानी कि कैरिकुलम को सबसे पहली बार कहाँ खोजा गया था या फिर यूज किया गया था, स्कॉटलैंड में, और उसके बाद उसको एजुकेशन सिस्टम में डाला गया था, ठीक है। अब जो कैरिकुलम टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुई है जिसका नाम है क्यूरे, ओके। और क्यूरे का मतलब क्या होता है, फील्ड ऑफ रेस या फिर रनिंग रेस या रनवे, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहली बार स्कॉटलैंड में ढूंढा गया, उसके बाद इसे एजुकेशन सिस्टम में डाला। ये एक लैटिन वर्ड क्यूरे से मिली है, क्यूरे से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब होता है रनिंग रेस या रनवे या फिर फील्ड ऑफ रेस, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं भाई। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। रोनाल्ड सी डॉल ने क्या दी, कैरिकुलम इज defined as formal, informal content or process by which learner gain knowledge, understanding, develop skill and altered attitude and values। मतलब कि अब देखो कैरिकुलम मतलब फॉर्मल नहीं होता कि भाई हमेशा फॉर्मल होगा, नहीं, कैरिकुलम फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि एक लर्नर अच्छी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल को डेवलप कर सकता है या उसको सीख सकता है, जिससे कि वो अपने बिहेवियर, एटीट्यूड में या और वैल्यूज में चेंज कर सके, और जो चेंज है वो अच्छा चेंज होगा। ये किसने बताई, ये बताई रोनाल्ड सी डॉल ने। किसकी डेफिनेशन, कैरिकुलम की डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है क्यूमिंगम, एक सेकेंड, दूसरी डेफिनेशन है क्यूमिंगम। क्यूमिंगम ने क्या बोला, इसने बोला कि ये एक टूल है जो कि किसके पास होती है, एक टीचर के पास या आर्टिस्ट के पास, जिसकी वजह से वो अपने लर्नर को या जो अपने स्टूडेंट है उनको मोल्ड कर सकता है या उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंज ला सकता है। अब वो चेंज कैसे लाएगा, छेड़ी हटोरी से नहीं, वो लाएगा उसके आइडियाज से, ठीक है। अब आइडियाज यानी उसके एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, और कहाँ पे लाएगा, उसके स्टूडियो में या स्कूल में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैरिकुलम इज अ टूल इन हैंड ऑफ आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट कौन है, टीचर, टू मोल्ड हिज पीपल कौन है, लर्नर, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज क्या है, उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इन हिज स्टूडियो, और स्टूडियो क्या है, स्कूल। ये किसने बताया, क्यूमिंगम ने ये डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजन ऑफ कैरिकुलम, कि कैरिकुलम का क्या विजन है भाई। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, असेसमेंट एंड एजुकेशनल आउटकम, ये हो गया विजन, ठीक है। ये क्या हुआ, अब जैसे इसको बताता हूँ। स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, ये कौन है, ये है टीचर्स, ओके। अब क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे पास,
टीचर्स ने क्या किया, टीचर्स ने जो कंटेंट है, जो भी चीज पढ़नी है उसको बता दिया, यानी व्हाट टू लर्न कंटेंट, कौन सा कंटेंट है जो पढ़ना है। ओके, एजुकेशन सपोर्ट से सॉरी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है, टीचर है। ओके, उन्होंने ये बता दिया कि क्या पढ़ना है। अब पढ़ना है ये पता लग गया, लेकिन पढ़ना कैसे, कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करनी है वो भी बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट ने वो पढ़ लिया। फिर क्या किया, टीचर्स ने क्या किया, असेसमेंट किया। असेसमेंट मतलब देखा कि उन्होंने कितना नॉलेज लिया है, और हमें क्या पता लग गया कि एजुकेशनल आउटकम, कि भाई पहले उनके पास इतनी सी नॉलेज थी, अब उनके पास इतनी सारी नॉलेज है, तो क्या हुआ, ये एजुकेशनल आउटकम हो गया। मतलब कि हम बहुत सारे स्टूडेंट आए, फिर टीचर्स आए, टीचर्स का मतलब स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। अब टीचर्स ने बताया कि ये याद करना है तुम्हें, और इसके लिए तुम्हें ये मेथड और स्ट्रेटेजीज लगानी है। फिर उन्होंने याद कर लिया, टीचर ने कहा ठीक है लाओ असेस कर लेते हैं, तो असेसमेंट किया, जिससे कि एजुकेशनल आउटकम का पता लग गया। ये क्या है, विजन है कैरिकुलम का। ठीक है, नर्सिंग कैरिकुलम की बात करें तो नर्सिंग कैरिकुलम क्या है, नर्सिंग कैरिकुलम इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी and a learning activity that faculty plan and implement in a various setting for a particular group of students for a specific period of time in order to attain the objective। ठीक है, बहुत बढ़िया रामायण है। अब यहाँ पे देखते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से मतलब है थ्योरी, कि हम क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं। लर्निंग एक्टिविटीज से मतलब है हम प्रैक्टिकल क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है ये करवा कौन रहा है, फैकल्टी कर रही है ना, फैकल्टी तो प्लान कर रही है। ठीक है, और कैसे इंप्लीमेंट करवा रही है कि अलग अलग जगह पे कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उन लोगों को क्या किया, ग्रुप बनाया और उनको लगा दिया, या उनको एक तरीके से स्पेसिफिक सेटिंग में डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए डाल दिया, नहीं, एक फिक्स पीरियड होगा और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर उनका एम क्या है कि वो चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमारी जो फर्स्ट, जैसे अपन सभी ने नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ी है यानी थ्योरी पढ़ी है, तो ये हो गया लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब उसका प्रैक्टिकल भी करवाया है, तो ये हो गया लर्निंग एक्टिविटी। ओके, लर्निंग एक्टिविटी और लर्निंग अपॉर्चुनिटी ये दोनों किसने प्लान की, फैकल्टी ने प्लान की। अब जो हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगती है वो लगती है आरयूएचएस हॉस्पिटल, और आरयूएचएस हॉस्पिटल है ना, उसमें कई सारे वार्ड है, मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो टीचर या जो फैकल्टी है उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोगों को, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बना दिया। जैसे 100 स्टूडेंट है तो 10-10 का ग्रुप बना दिया, और 10-10 स्टूडेंट को कहाँ लगा दिया, एक जगह पे लगा दिया। जैसे कई को मेल मेडिकल वार्ड में लगा दिया, कई को फीमेल में लगा दिया, कई को मेल सर्जिकल में लगा दिया, कई को कहीं और लगा दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गए पूरे सेमेस्टर के लिए, नहीं, वो उनकी ड्यूटी 2 या 3 दिन की होती है, या फिर 5 या 10 दिन की होती है, उसके बाद उनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है। ओके, और यानी कि फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब उनको लगाया क्यों था, जिससे कि वो चीजें सीख सकें। ओके, वही लिख रखा है कि हम जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है यानी सब्जेक्ट मैटर है, और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसको फैकल्टी प्लान करती है, इंप्लीमेंट कैसे करती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेती है, किसी जगह पे लगाती है। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कि वो नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है नर्सिंग कैरिकुलम। ठीक है, अब टाइप्स देख लेते हैं, तो भाई 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट सेंटर, चाइल्ड सेंटर, प्रॉब्लम सेंटर, हिडन कैरिकुलम एंड एक्टिविटी बेस्ड, ये 5 टाइप के कैरिकुलम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम के बारे में। प्लान एंड ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऐसा कैरिकुलम जो कि सब्जेक्ट के बेसिस पे प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस कैरिकुलम को हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम। इसका मेन एम होता है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फिर बात करते हैं चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम। ये क्या होता है, मीन्स चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये ऐसा टाइप का कैरिकुलम जो कि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम। इसमें जो चिल्ड्रन या जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या सीखना होता है, ये डिपेंड करता है उन पे। जैसे कि एक बच्चा है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, अब ए को सीखना है क्रिकेट के बारे में, ओके, बी को सीखना है, एक सेकेंड, ए को सीखना है क्रिकेट के बारे में, बी को सीखना है बैडमिंटन के बारे में, और सी को सीखना है रिसर्च के बारे में। तो ठीक है, तो ये अपनी लर्निंग खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई एक ये बच्चा है, इसको क्रिकेट के बारे में सीखना है तो इसको उस टाइप की नॉलेज प्रोवाइड की जाए, बी को बैडमिंटन के बारे में सीखना है तो इसको उस टाइप की नॉलेज प्रोवाइड की जाए, और सी को रिसर्च के बारे में सीखना है तो उस टाइप की नॉलेज प्रोवाइड की जाए। लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। टीचर बताएगा कि ठीक है भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ओके, लेकिन क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे। ठीक है, वही आगे लाइन में लिखा हुआ है हियर टीचर प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग, बट चिल्ड्रन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ देयर ओन लर्निंग। चिल्ड्रन ने अपनी डिसाइड कर ली कि किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है या क्या चीज उन्हें सीखनी है, तो टीचर क्या करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट भी करेंगे। फिर है प्रॉब्लम सेंटर। प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम मतलब भाई
चिल्ड्रन को या बच्चों को कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे या उस प्रॉब्लम को दूर करना है, इस बेसिस पे जो कैरिकुलम डिसाइड होता है वो होता है प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम। सच टाइप ऑफ कैरिकुलम अज्यूम दैट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, मतलब ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये एज्यूम करता है कैरिकुलम कि हाँ यार बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है सीखने में, ठीक है। इट अटेम्प्ट टू गाइड चिल्ड्रन इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसे टाइप का कैरिकुलम जो कि चिल्ड्रन को सिखाए या बच्चों को सिखाए कि भाई प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे फाइंड, उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस टाइप के कैरिकुलम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम। ये एक मॉडर्न अप्रोच है कैरिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है, मतलब ऐसा कैरिकुलम जिसका बेसिस जो इस तरह से बनाया है कि भाई एक्टिविटी के बेसिस पे, जैसे कि हम सीपीआर पढ़ते हैं, ओके, तो भाई पहले हमें एक तो होता है मेथड नॉर्मली कि हाँ आपने बोर्ड पे लिख दिया कि भाई पहले एबीसीडी प्रोसीजर था, अब सीएबी प्रोसीजर यूज किया जाता है, लेकिन दूसरा हमने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दी, हमने एक एक्टिविटी की जिससे बता दिया कि भाई इस तरह से ना हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, इस तरह से हम उसका क्या करेंगे, एक तरीके से एयरवे क्लीन करेंगे, ठीक है, ये हमने पूरा एक परफॉर्म या एक्टिविटी करके परफॉर्म किया या फिर एक्टिविटी करके उनको बताने का ट्राई किया, तो जो उनकी नॉलेज है वो एक्टिविटी के बाद में ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो उनको पता भी लग जाएगा कि अच्छा इस तरह से चेस्ट को कंप्रेस करना है, भाई ऐसे प्रेशर कितना लगाना है, कितने इंच तक जाना, इंचेस तक चेस्ट है वो कंप्रेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हेयर सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट इज प्रेजेंटेड बाय एक्टिविटी नॉलेज एंड इज रिजल्ट ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म्ड, ओके, पर्पसफुल एक्टिविटी यानी सीपीआर हमने परफॉर्म की, ठीक है, उसके बेसिस पे उनका जो नॉलेज है वही इस एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम का रिजल्ट होता है, ठीक है। हिडन कैरिकुलम क्या है भाई, लॉन्गस्ट्रीट एंड शेन प्रोवाइड कॉमनली है ये, ठीक है, ये गलत है, कॉमनली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, यानी हिडन कैरिकुलम की डेफिनेशन लॉन्गस्ट्रीट और शेन ने प्रोवाइड की थी। अब क्या प्रोवाइड की थी, काइंड ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन ड्राइव फ्रॉम नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑफ पब्लिक स्कूल एज वेल एज फ्रॉम द टीचर एंड एटीट्यूड, फ्रॉम बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर, मतलब कि भाई एक स्कूल क्या कैरिकुलम फॉलो कर रहा है, ठीक है, उससे बच्चे सीखेंगे ही, मतलब ओके ऑब्वियस बात है, उससे तो सीखेंगे बच्चे, उसके अलावा बच्चे टीचर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं उससे सीखें, या टीचर का क्या एटीट्यूड है उससे भी सीखें, उसको हम बोलते हैं हिडन कैरिकुलम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी टाइप की लर्निंग जो कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो उससे तो सीखी जाएगी, बट उसके अलावा टीचर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं या उनका एटीट्यूड क्या है बच्चों की तरफ उससे भी सीखी जाए, उसे हम बोलते हैं हिडन कैरिकुलम, ठीक है। अ काइंड ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन ड्राइव फ्रॉम नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑफ पब्लिक स्कूल एज वेल एज फ्रॉम द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द टीचर, ओके। तो होप सो ये समझ में आ गया, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है हिडन कैरिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम डिजाइन के बारे में। डिजाइनिंग अ कैरिकुलम इज आइडियली समथिंग दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव एंड मैचेस असेसमेंट विद व्हाट इज बीइंग टॉट इन अ कोर्स, मतलब कि भाई कैरिकुलम डिजाइन मतलब कि कैरिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाए। तो देखो यदि आइडियली देखें ना तो ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, और इसमें हम मेडिकल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन इसमें हम इंजीनियरिंग की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो सबसे पहली बात कैरिकुलम इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो मैच करे कि क्या हमें पढ़ाना है। जैसे नर्सिंग वाला कॉलेज है तो उसमें नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए, उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाओगे तो कोई सेंस ही नहीं है, ओके। तो डिजाइनिंग अ कैरिकुलम इज आइडियली समथिंग दैट इज फर्स्ट इफेक्टिव एंड मैच असेसमेंट विद व्हाट इज बीइंग टॉट इन अ कोर्स, उस कोर्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए उससे मैच हो, ठीक है। इट आल्सो एम टू गिव स्टूडेंट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ओके। और कैरिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि जो बच्चे की सोच है वो बढ़े, यानी उनकी ब्रॉड टर्म सोच हो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम डिजाइन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, गोल ऑब्जेक्टिव कंटेंट टीचर लर्निंग स्ट्रेटजीज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन लर्निंग रिसोर्स एंड मटेरियल टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिवीजन एंड रिव्यू एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं एक कैरिकुलम डिजाइन के, यानी हम जब कैरिकुलम को डिजाइन करते हैं तो हमें उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव को, कंटेंट को, असेसमेंट एवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यानी इन सबको इंक्लूड करके रखना चाहिए, ठीक है। अप्रोचेस टू कैरिकुलम डेवलपमेंट, भाई कैरिकुलम जब हम डेवलप कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी अप्रोच यूज की जा सकती है। पहले होती है कंटेंट बेस्ड, ठीक है, दूसरी होती है प्रोसेस बेस्ड, तीसरी होती है आउटकम बेस्ड और चौथी होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। अब कंटेंट बेस्ड देखा जाए कि भाई कंटेंट के बेसिस पे मतलब कंटेंट बेस्ड अप्रोच क्या है, तो कन्वेंशनल कैरिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है कन्वेंशनल यानी पुराना पहले से चला आ रहा है एक कैरिकुलर स्ट्रक्चर है, कौन सा कंटेंट बेस्ड, यानी ये सबसे पहले वाली
अप्रोच है कि भाई पहले भी इसी तरह से बनाया जाता था, पहले जो कैरिकुलम तैयार किया जाता था वो कंटेंट बेस्ड होता था। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज इन नर्सिंग एजुकेशन, और नर्सिंग एजुकेशन में इसी का ही यूज हो रहा है। कैरिकुलम इज डिटरमाइंड बाय टीचर। ठीक है, यहाँ पे जो कैरिकुलम है वो कौन डिसाइड करता है? टीचर डिसाइड करते हैं। एंड फोकस इज नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक, और फोकस किस पे होता है? नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक, की किस तरह से नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, कंटेंट बेस्ड अप्रोच है वो पुरानी अप्रोच है, यानी कन्वेंशनल अप्रोच है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है नर्सिंग एजुकेशन में। ठीक है, और कैरिकुलम इज मतलब जो टीचर है वो कैरिकुलम बना रहा है और उसका फोकस किस पे? नॉलेज एक्विजिशन स्किल पे या फिर टेक्निक पे। ओके, दूसरा आता है प्रोसेस बेस्ड टेक्निक। प्रोसेस बेस्ड टेक्निक क्या होती है? एंगेजिंग एंड स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ओके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एनकरेज बाय इट। इसमें क्या होता है? लाइफ लॉन्ग टेक्निक को लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज किया जाता है। एंड फोकस किस पे होता है? टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। इसमें फोकस होता है कि बच्चों को बताएं कि किस तरह से चीज़ों को सीखा जाता है। मतलब कई सारे लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि यार किस तरह से पढ़ें, तो वो चीज़ बताई जाती है। फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न, मतलब कि बच्चों को ये बताया जाता है कि उन्हें क्या चीज़ सीखनी है, इस पर उसका फोकस होता है। और इसका मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एनकरेज बाय इट। इसमें ये यही बताता है कि हमें लाइफ लॉन्ग सीखना ही सीखना है, मतलब कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, ये इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, आउटकम बेस्ड क्या होता है? इट कन्फर्म ग्रेजुएट स्किल लेवल। ये ग्रेजुएट स्किल लेवल यानी काफ़ी हाई लेवल का अप्रोच है ये, जो एक तरीके से मतलब काफ़ी जो ग्रेजुएट लेवल की जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो इस अप्रोच पे किया जाता है, आउटकम बेस्ड पे। ठीक है, फिल गैप बिटवीन नॉलेज वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन, मतलब ये नॉलेज वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन है उनके बीच में क्या है? गैप को फिल करती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है? इट इज बेनिफिशियल स्पेशली व्हेन ट्रेनिंग फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, ये बेनिफिशियल होता है कब? जब है ना फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशन को ट्रेन किया जाए तब। तो ऐसा कैरिकुलम ऐसी कैरिकुलम अप्रोच जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किनको बढ़ाने में? फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशन को ट्रेन करने में। उस कैरिकुलम अप्रोच को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैरिकुलम अप्रोच। तो ये 4 टाइप की अप्रोच हो गई। ओके, जिनमें से नर्सिंग एजुकेशन में यूज कौन सा है? कंटेंट बेस्ड। ये क्या है? कन्वेंशनल भी है, टीचर इसको डिसाइड करता है और नॉलेज एक्विजिशन इसका गोल होता है। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड बताता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है और ये भी बताता है कि किस तरह से चीजों को सीखा जाता है। आउटकम बेस्ड ये एक तरीके से देखा जाए तो ग्रेजुएट लेवल यानी काफ़ी हाई लेवल का जब कैरिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है तब इस अप्रोच का यूज़ करते हैं, और ये नॉलेज वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन में गैप को फिल करती है। ठीक है, तो ये हमने बात की अप्रोच ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन के बारे में। लास्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब उससे पहले हमें कैरिकुलम डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। तो कैरिकुलम डेवलपमेंट क्या है? प्लान्ड, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव, सिस्टमिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि एक तरीके से पहले से प्लान की गई हो, पर्पसफुल जिसका कोई पर्पस हो, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू चलने वाली, सिस्टमिक प्रोसेस यानी एक सिस्टम को फॉलो करने वाली, इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी बुराइयां हैं, तो उसको पॉजिटिवली इंप्रूव करने के लिए एक प्लान, प्रोग्रेसिव, पर्पसफुल और सिस्टमिक प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कैरिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं। कैरिकुलम डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, नॉट अ इवेंट। ठीक है, ये क्या है? एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं है। ठीक है, दैट टेक कंसर्न टाइम, एफर्ट एंड फैकल्टी कमिटमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों का खेल है कैरिकुलम डेवलपमेंट, नहीं, इसके लिए ना टाइम, एफर्ट और जो फैकल्टी का कमिटमेंट, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्टर। इट अफेक्ट कैरिकुलम इन मैनी वे। ये कई तरीकों से जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करता है। फंडिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिक्स अफेक्ट कैरिकुलम। मतलब कैरिकुलम को पॉलिटिक्स किस तरह से अफेक्ट करे, उसमें फंडिंग सबसे पहले आती है, यानी कि फंडिंग हो रही है, कितनी हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उस कैरिकुलम को किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। फंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैकल्टी एंड इक्विपमेंट। किसी भी चीज़ को, जैसे हमें फैकल्टी को
हमें ना कोई भी फैकल्टी असाइन करनी है या फिर हमें इक्विपमेंट खरीद के लेके आने, तो उसके लिए क्या होती है, फंडिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है, और जो फंडिंग है वो क्या है, एक पॉलिटिकल फैक्टर है। तो इस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कैरिकुलम डेवलपमेंट को। सेकंड है सोशल फैक्टर। गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी वाइल डिजाइनिंग कैरिकुलम। कोई भी हम कैरिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें सोसाइटी का ध्यान रखना ही पड़ता है, ठीक है, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डालना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोशल फैक्टर है। कैरिकुलम डिजाइनर मस्ट टेक सोशल फैक्टर वाइल डिजाइनिंग अ कैरिकुलम, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम जब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें सोशली वो एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, हम जब 10th 11th में, चलो 11th तो एक अलग हो गया, जब हम 7 to 10th तक रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक वो स्टिग्मा बन चुका है कि हाँ यार, अरे ये तो हंसने वाली बात है ऐसे। लेकिन नहीं, हमें ये पता होना चाहिए हमारे सिस्टम के बारे में बात की जा रही है तो हम क्यों ही हंसे, उसे हमें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। और 7 to 10th क्लास के बच्चों को ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो उस वक्त जब कैरिकुलम, यानी जो कैरिकुलम डिजाइनर है या जो बुक पब्लिशर है, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा कि हाँ, जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इस तरह से दूसरा जो फैक्टर आता है कैरिकुलम डेवलपमेंट में, वो होता है सोशल फैक्टर। तीसरा होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कैरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। बेटर इकोनॉमिकल फैक्टर, बेटर कैरिकुलम डेवलपमेट, बेटर फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या पता, क्या क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे रिटर्न्स के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, यदि इकोनॉमिकल फैक्टर अच्छा होगा तो अच्छे से हम कैरिकुलम को डेवलप कर पाएंगे और अच्छे से हमें फाइनेंशियल रिटर्न भी मिलेंगे। ओके, टेक्निकल फैक्टर। कैरिकुलम डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी इज टिपिकली ड्राइवन फ्रॉम टेक्निक, ठीक है। हम क्या टेक की कई सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ओके। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छी तरीके से कैरिकुलम डेवलप किया जाएगा। डाइवर्सिटी प्रोवाइड चांस ऑफ लर्निंग। भाई देखो, भिन्नता काफ़ी एक अच्छा चांस प्रोवाइड करवाती है चीज़ों को सीखने का, ठीक है। इट इंक्लूड सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होती है। एनवायरमेंट। कैरिकुलम डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चैलेंजेस। यदि एनवायरमेंट अलग है तो उस तरह का हमें कैरिकुलम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक एनवायरमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये वो फैक्टर हो गए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट को। तो हमने बात की कैरिकुलम डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन के बारे में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में। देखो, लेसन प्लानिंग वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं जस्ट इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको बस सिंपल से याद रखना है कि लेसन प्लानिंग होता क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है डेली टीचिंग में। उसके अलावा ये हर्ट होती है इफेक्टिव टीचिंग का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या देख लेंगे कि लेसन प्लानिंग के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। भाई टीचर है ना, ट्रैक पे होना चाहिए, हेल्प टीचर टू डिलिमिटिंग द टीचिंग, ओके। तो ये ऐसे करके कुछ फंक्शन है जो कि एक लेसन प्लानिंग के होते हैं। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और रिकैप्चुलाइजेशन, ओके। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक गुड लेसन प्लान के, मतलब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि एक लेसन प्लान को एक अच्छा लेसन प्लान बनाते हैं। वो है अच्छे से लिखा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, डिवीजन ऑफ एसेंस, कंप्लीटेंस मतलब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक पे जाना चाहिए और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और कस्टमाइज भी होना चाहिए। अब कौन कौन सी अप्रोच होती है लेसन प्लानिंग की, तो भाई 3 टाइप की अप्रोच है। ब्लूम्स अप्रोच हो गई, RCEM अप्रोच हो गई और हर्बेटेरियन अप्रोच हो गई, ओके। अब इनके अंदर क्या क्या आते हैं वो ये साइड में लिखे हुए हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है, परसेप्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आते हैं अप्रोचेस। और लास्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान के। भाई लेसन प्लान का क्या फॉर्मेट होता है, पहले कवर पेज, फिर फर्स्ट पेज, फिर मेन बॉडी और फिर अपेंडिक्स। सो ये बात की हमने यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 काफ़ी बड़ी थी, बट हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमने क्या क्या डिस्कस किए, हमने सबसे पहले बात की डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में, फिर हमने देखे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर, उसके बाद हमने बात की कैरिकुलम और लास्ट में हमने देखा लेसन प्लान। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल पे मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।